जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3467 से 3469। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। हर किसी को निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत, हालांकि यह मार्शल युग के लिए एक संकट है, ये हमारा अवसर है। अब भले ही 10 महान दिव्य शहर अनिच्छुक हो, हमें एक मध्य स्वर्गीय पूज्य को चुनना होगा। पूर्वी स्वर्गीय पूज्य ने आत्मविश्वास से उच्च आत्माओं में कहा। हर किसी ने अपने दिलों में कुछ संदेह के साथ पूर्वी स्वर्गीय पूज्य को देखा। इस बार, क्योंकि दानव युग ने हेवन स्प्लिटिंग डेमन एक्स जैसा एक सॉवरेन ग्रेट दाव टूल जुटाया है, अगर हम उनसे लड़ना चाहते हैं और मून सिटी को वापस लेना चाहते हैं तो हमें एक सॉवरेन ग्रेट दाव टूल की आवश्यकता है। हर किसी के संदिग्ध भावों को देखकर पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय मदद नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने समझाया, अभी हमारे फॉर्चून गॉड राजवंश के पास केवल एक सॉवरेन ग्रेट दाव टूल है, क्रिएशन यूनिवर्स मैप, जिसे फॉर्चून हेवनली मोनार्क ने पीछे छोड़ दिया है। इस मानचित्र में सभी शामिल है फॉर्चून गॉड राजवंश का भूगोल। जब इसका उपयोग किया जाता है तो यह फॉर्चून गॉड राजवंश की शक्ति से प्रतिद्वंद्वी को कुचल सकता है। ये हेवन स्प्लिटिंग डेमन एक्स से कमजोर नहीं है, लेकिन एक समस्या है। नियमों के अनुसार केवल एक ही रास्ता है, क्रिएशन यूनिवर्स मैप को सक्रिय करें। एक मध्य स्वर्गीय आदरणीय, जो एक उप सम्राट भी है, को व्यक्तिगत रूप से क्रिएशन यूनिवर्स मैप पर लगी मोहर को हटाना होगा। अनगिनत वर्षों से क्रिएशन यूनिवर्स मैप कभी भी फिर से प्रकट नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि हमारा फॉर्चून गॉड राजवंश ऐसा नहीं करता है। एक मध्य स्वर्गीय आदरणीय है जो एक उप सम्राट भी है। मैं समझता हूँ। सिल्वर मून ने ताली बजाए और कहा, अब मून सिटी हेवन स्प्लिटिंग डेमन एक्स द्वारा संरक्षित है। हालांकि हेवन स्प्लिटिंग डेमन एक्स को सक्रिय करने के लिए डेमन एपोच को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ये स्पष्ट है कि डेमन एपो किस प्रकार का है, नींव का। अगर हम हेवन स्प्लिटिंग डेमन एक्स को वापस लेना चाहते हैं तो हमें क्रिएशन यूनिवर्स मैप का उपयोग करना होगा। भले ही 10 महान दिव्य शहरों के सिटी लॉर्ड्स एक मध्य स्वर्गीय पूज्य को चुनते हैं, क्रिएशन यूनिवर्स मैप का उपयोग करना असंभव है। समझते ही सबकी आंखें चमक उठी। मून सिटी को मार्शल युग की परिधि में फंसा दिया गया था। ये वह बाधा थी जिसने संपूर्ण मार्शल युग की रक्षा की। वे इसे गंवाना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। यदि वे इसे लंबे समय तक वापस नहीं ले सके, तो न केवल प्राचीन युग द्वारा अंदर के संसाधनों को लूट लिया जाएगा, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मार्शल युग की रक्षात्मक रेखा में एक बड़ा छेद दिखाई देगा। प्राचीन युग फॉर्चून गॉड राजवंश में अपना रास्ता बनाने के लिए लगातार इस छेद का उपयोग करता था। उस समय प्राचीन युग का पतन हो जाएगा और परिणाम अकल्पनीय होंगे। इसका परिणाम मार्शल युग का विनाश भी हो सकता है। इतने बड़े अपराध का परिणाम कोई भी सहन नहीं कर सका। प्रारंभ में 10 दिव्य शहरों के सिटी लॉर्ड्स एक मध्य साम्राज्य का चयन करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि एक मध्य साम्राज्य की स्थिति एक उप सम्राट के समान थी और दृढ़ता से उनके ऊपर थी। फॉर्चून हेवनली मोनार्क की अनुपस्थिति में मध्य साम्राज्य फॉर्चून दिव्य राजवंश का सच्चा शासक था। हालांकि मध्य साम्राज्य की शक्ति फॉर्चून हेवनली मोनार्क से बहुत हीन थी, लेकिन स्थिति स्थापित हो गई थी। वे, जो आजादी से जीने के आदी थे, इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे? लेकिन अब मध्य स्वर्गीय पूज्य को 222 के साथ स्वर्गीय पूज्य होना था। करने के लिए स्वर्ग के लिए, वे के लिए होना था। होना, करने के लिए को, भगवान को स्वर्ग को, देवताओं को। होना भगवान, सम्राट से ईश्वर, से ईश्वर से। उन उम्मीदवारों में से पूर्वी स्वर्गीय पूज्य से अधिक मेधावी कौन हो सकता है, जिसने अभी 7वें स्वर्ण युग को नष्ट किया था? उन्होंने न केवल फॉर्चून गॉड राजवंश में एक महान योगदान दिया होगा, बल्कि उन्होंने पूरे मार्शल युग में भी एक महान योगदान दिया होगा। चूंकि 7वां स्वर्ण युग खत्म हो चुका था, मार्शल युग में कई और वर्षों की देरी हो सकती थी।
विश्व के महान विनाश में भी देरी हो चुकी थी। इतना महान योगदान सचमुच दुर्लभ था। सातवें स्वर्ण युग को नष्ट करने की शक्ति के साथ पूर्वी स्वर्गीय पूज्य के पद पर आसीन होने की संभावना बहुत अधिक थी। यही कारण था कि पूर्वी स्वर्गीय पूज्य इतने अच्छे मूड में थे। अपनी इच्छा शक्ति और चतुराई के साथ भी वह ये कहने से खुद को नहीं रोक सका, आकाश वास्तव में मेरी तरफ है। हालांकि ये 10 महान दिव्य शहरों की सेनाओं की हार पर आधारित था। एक बार जब वह मध्य स्वर्गीय पूज्य के पद पर आसीन हुए और फॉर्चून गॉड राजवंश के नायकों को उनकी खोई हुई भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए नेतृत्व किया, तो उनकी स्थिति और भी अधिक स्थिर होगी। ये ज़िवेन ने सिर हिलाया। ऐसी स्थिति ने व्यवहारिक रूप से 10 महान दिव्य शहरों के सिटी लॉर्ड्स को मजबूर कर दिया था। मून सिटी को वापस लेने के लिए उनके पास समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि वह ये भी जानते थे कि हालांकि स्थिति बहुत अनुकूल थी, एक निश्चित दृष्टिकोण से ये सभी के लिए फायदेमंद थी। पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी और पश्चिमी स्वर्गीय पूज्यों के अलावा 10 महान दिव्य शहरों के सिटी लॉर्ड्स भी मध्य स्वर्गीय पूज्य के पद के लिए दौड़ने के योग्य थे। मून सिटी लॉर्ड ने एक बड़ी गलती की थी, जिसके कारण मून सिटी का पतन हो गया। वह दोषी था। अभी कोई भी उन्हें जवाबदेह नहीं ठहरा रहा था, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि मौजूदा स्थिति अस्थिर हो। हालांकि चूंकि उसने ऐसी स्थिति पैदा की थी, इसलिए उसे निश्चित रूप से कोई मौका नहीं मिलेगा। अन्य बड़े शॉट्स ने उन्हें मिडिल हेवनली वेनेरेट का पद लेने का मौका नहीं दिया, और सन सिटी लॉर्ड ने अभी अभी एक बड़ी हार का कारण बना था। हालांकि उसने मून सिटी लॉर्ड जैसी बड़ी गलती नहीं की थी, लेकिन उसके मून सिटी लॉर्ड बनने की संभावना अधिक नहीं थी। हालांकि इन दोनों के अलावा स्वर्ग, पृथ्वी, रहस्यमय, पीले, ब्रह्मांड और महान उजाड़ दिव्य शहरों के सिटी लॉर्ड्स भी थे। वे अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व भी थे। यदि यह 7वें स्वर्ण युग को नष्ट करने की महान उपलब्धि नहीं होती, तो पूर्वी स्वर्गीय पूज्य की सफलता की संभावना अधिक नहीं होती। अधिक से अधिक मध्य स्वर्गीय पूज्य को चुनने का मामला पहले की तरह स्थगित कर दिया जाएगा। ये ज़िवेन को भी उम्मीद थी कि पूर्वी स्वर्गीय पूज्य सफल होंगे। यदि वह सफल हो जाता, तो संभावना थी कि पूर्वी स्वर्गीय पूज्य का पद उसके हाथों में आ जाता। फिर वह उन बड़े शॉट्स के साथ बराबरी पर आ सकेगा। सिल्वर मून हेवनली वेनेरेट की मार्शल आर्ट गहन थी, और उसका क्षेत्र भी भयानक रूप से शक्तिशाली था। लगभग जैसे ही उसने चौथे क्षेत्र में प्रवेश किया, वह सीधे चौथे क्षेत्र के शिखर में प्रवेश कर गई। हालांकि इस समय उनके लिए अपनी खूबियां दिखाना मुश्किल था। जब विश्व वृक्ष का फल पक गया, तो उसकी मार्शल आर्ट चौथे क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गई। 7वें स्वर्ण पैतृक क्यूई द्वारा उसके शरीर की रक्षा करने के साथ वह किसी नुकसानदेह स्थिति में आए बिना भी 5वें क्षेत्र विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ने में सक्षम होगी। सिल्वर मून हेवनली वेनेरेट ने कहा, अब ये सिर्फ हम ही नहीं हैं जो 10 महान दिव्य शहरों के सिटी लॉर्ड्स को रास्ता देने की तैयारी कर रहे हैं। जब अन्य लोग ये खबर सुनेंगे, तो मुझे डर है कि वे इसे जाने नहीं देंगे आसानी से। हमें बस आग में घी डालने की जरूरत है। हालांकि मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस तरह का योगदान दिया है। क्या वे पूर्वी स्वर्गीय पूज्य बनने के लिए आश्वस्त हैं? सिल्वर मून हेवनली वेनेरेट ने कहा, मैं स्वाभाविक रूप से भी इस बारे में पूछताछ कर रहा हूँ। हालांकि मुझे पहले से ही कुछ का पता चल गया है। उनमें से स्पेस टाइम हेवनली वेनेरेट ने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की और प्राचीन युग द्वारा मून सिटी में भेजे गए सुदृढ़ीकरण को गंभीर रूप से घायल कर दिया। एक लड़ाई में उसने 5 स्वर्गीय भिक्षुओं को मार डाला और लाखों कुलीन सैनिकों को नष्ट कर दिया गया। इसलिए इस अवधि के दौरान 10 महान दिव्य शहरों में उसकी प्रतिष्ठा छोटी नहीं है। आखिरकार ऐसी स्थिति में जहां 10 महान की सेनाएं डिवाइन सिटीज को करारी हार का सामना करना पड़ा, उनकी उपलब्धियां काफी चमकदार हैं। हर कोई थोड़ा द्रवित हो गया। उन्होंने एक ही बार में 5 दिव्य देवताओं को मार डाला था। इस तरह के युद्ध रिकॉर्ड को बहुत गौरवशाली माना जा सकता है, चाहे वे कहीं भी गए हों। हालांकि अंत में उन्होंने राहत की सांस ली। आखिरकार 7वें स्वर्ण युग को नष्ट करने में उनके योगदान की तुलना में ये पर्याप्त नहीं था।
इस पहलू में हम स्पेस टाइम हेवनली वेनेरेट से अधिक मजबूत हैं। हालांकि यह मत सोचिए कि यह बैग में है। उनके द्वारा किए गए महान योगदान के अलावा पिछली उपलब्धियां भी तुलना के दायरे में हैं। पूर्वी स्वर्गीय पूज्य ने सभी की ओर देखते हुए कहा। सभी गंभीर हो गए। इस बार उनके द्वारा किए गए योगदान की तुलना करने पर यह संभावना थी कि कोई भी पूर्वी स्वर्गीय पूज्य की तुलना नहीं कर सकता था। हालांकि अगर वे ऐतिहासिक उपलब्धियों वगैरह की तुलना कर रहे थे, तो फायदा ये होगा कि पूर्वी स्वर्गीय पूज्य का आकार बहुत छोटा था। सब कुछ अभी भी परिवर्तनशील था। हालांकि यह ज्यादा मायने नहीं रखता। जहां तक मुझे पता है, दूसरों की उपलब्धियों को कम नहीं आंका जा सकता। बात सिर्फ इतनी है कि हमें ये पता नहीं चला है कि उनके पास किस तरह के तुरुप के पत्ते हैं, पूर्वी स्वर्गीय पूज्य ने कहा। हालांकि हम जल्द ही पता लगा लेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास किस तरह के तुरुप के पत्ते हैं या उन्होंने किस तरह का योगदान दिया है, उन्हें अंत में असली लड़ाई लड़नी होगी। छोटी छोटी चालें दुनिया की मान्यता हासिल नहीं कर सकती। सभी ने सिर हिलाया। चाहे कुछ भी हो, आखिर में उन्हें असली लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। केवल शब्दों और बिना किसी तरकीब के मध्य स्वर्गीय पूज्य बनना इतना आसान कैसे हो सकता है? उन्हें अनिवार्य रूप से लड़ना होगा। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास किस तरह के तुरुप के पत्ते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप सब पहले तितर बितर हो सकते हैं। जाओ और कुछ तैयारी करो। इसके बाद मैं दूसरों के साथ मिलकर 10 दिव्य शहरों पर दबाव डालूंगा। उन्हें इन सभी वर्षों में स्वतंत्र और निरंकुश रहने की आदत हो गई है। इस बार वे जो कुछ उन्होंने निगला है उसे एक ही बार में उगल देना चाहिए, पूर्वी स्वर्गीय पूज्य ने कहा। समय आने पर मुझे आपके समर्थन की आवश्यकता होगी। हालांकि अभी भी स्वर्गीय पूज्यों के बीच एक अंतर था। जो कोई भी मध्य स्वर्गीय पूज्य बनना चाहता था, उसे अनिवार्य रूप से अन्य स्वर्गीय पूज्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। जहां तक ये बात है कि सामान्य प्राणियों ने उनका समर्थन किया या नहीं, उन्हें इसकी परवाह ही नहीं थी। इसलिए भले ही अंतरिक्ष समय स्वर्गीय पूज्य हाल ही में 10 दिव्य शहरों में प्रसिद्ध हो गया था, किसी को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे बहुत स्पष्ट थे कि जो लोग मध्य स्वर्गीय पूज्य का पद तय कर सकते थे, वे सामान्य प्राणी नहीं थे। अपने स्वयं के योगदान के अलावा जिन्होंने वास्तव में सब कुछ तय किया, वे ये स्वर्गीय पूज्य थे। यदि वे इन स्वर्गीय पूज्यों का समर्थन प्राप्त कर सकते हैं, तो उन्हें कौन रोक सकता है? तथाकथित जनमत का आशय उन्हीं से था। सभी ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ गए। जल्द ही सभी एक दूसरे से मिले बिना ही चले गए। 7वें धातु युग की इस यात्रा से उन्हें बहुत कुछ प्राप्त हुआ था। उन्हें इसे पचाने के लिए समय चाहिए था। दूसरी ओर ये ज़िवेन उपग्रह शहर में लौट आए। इस लड़ाई से उन्हें बहुत कुछ हासिल हुआ था और इसे ताकत में बदलने के लिए उन्हें समय चाहिए था। उन्हें सीनियर हेवनली टेलिस्मैन इम्मोर्टल को फिर से देखने की भी जरूरत थी। इस युद्ध ने उन्हें ये समझा दिया था कि एक युग को नष्ट करना कितना कठिन है, और तावीज दाव युग को ऐसे ही नष्ट कर दिया गया। कितने राज छुपे थे। क्या उन्होंने स्वर्ग विभाजनकारी राक्षसी कुल्हाड़ी का उपयोग किया था? ये कल्पना की जा सकती थी कि दानव पथ युग आने वाले लंबे समय तक मार्शल दाव युग का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। स्वयं को जानो और अपने शत्रु को जानो और तुम सदैव विजयी रहोगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंत में मध्य स्वर्गीय पूज्य कौन बन गया। यह अपरिहार्य था कि वे मून सिटी पर फिर से हमला करने के लिए एक सेना जुटाएंगे। ये लड़ाई अपरिहार्य थी। फॉर्चून गॉड राजवंश मून सिटी को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। हालांकि जब वह सैटेलाइट सिटी में लौटा, तो कुछ ऐसा हुआ जिससे वह क्रोधित हो गया। जब से उसने स्वर्गीय पूजनीय क्षेत्र में खेती की थी, ये ज़िवेन और अधिक चतुर हो गया था। ये पहली बार था जब वह इतना क्रोधित हुआ था। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन। ये ज़िवेन अभी सैटेलाइट टाउन में लौटा ही था कि उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर वह तुरंत गुस्से से आग बबूला हो गया।
सैटेलाइट टाउन में मानव जाति का डेरा पूरी तरह अस्त व्यस्त था। ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी किसी बड़े युद्ध का अनुभव हुआ हो। मानव कबीले की कुलीन सेना का डेरा लंबे समय से अराजकता में था, और ये जीविन ने जो रक्षात्मक गठन स्थापित किया था वह नष्ट हो गया था। मानव कुल के लाखों कुलीनों को भारी क्षति उठानी पड़ी। ये जीवेन का चेहरा उदास था और वह सीधे वाहन की रोशनी पर आ गिरा। वह जानना चाहता था कि क्या हो रहा है। जाहिर है, ये प्राचीन युग का कोई आश्चर्यजनक हमला नहीं था। अन्यथा मानव कबीले का डेरा ही एकमात्र ऐसा शिविर नहीं होगा जिस पर हमला किया गया। जब उन्होंने ये जीवेन को लौटते देखा तो मानव कबीले सेना के उच्च पदस्थ लोग जल्दी से उसे देखने आए। जब ये जीवेन की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने पाया कि मानव कबीले के 3 सम्राट लॉर्ड्स में से, जो मूल रूप से इस बार आए थे, केवल बियान ज़ियाओयू गायब थे। ये जीवेन ने पूछा, चंद्रमा महारानी कहाँ है? इस समय सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और अंततः मानव सम्राट ने आगे बढ़कर कहा, आपका सम्मान करते हुए चंद्रमा महारानी को ले जाया गया है। क्या? ये जीवेन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। वे जहां थे उसे एक तरफ रखते हुए बियान ज़ियाओयू दूसरे क्षेत्र का एक संप्रभु सम्राट, एक चरम ग्रेड पावरहाउस था। उसका अपहरण हो जाना एक ऐसा मजाक था। इतना साहसी होने का साहस कौन करता है? ये जीवेन ने पूछा। आपका सम्मान करते हुए, ये यिन यांग सम्राट और फ्यूजन सम्राट है। मानव सम्राट ने कहा, असंभव, उसकी ताकत के साथ मुझे डर है कि आप उसे नीचे भी नहीं गिरा सकते। स्काई शेकिंग थंडर सम्राट को तो छोड़ ही दे। आप चंद्रमा की महारानी को उसके द्वारा ले जाते हुए कैसे देख सकते हैं? ये जीवेन ने अविश्वास में कहा। वह अच्छी तरह जानता था कि उसने जो अवरोध खड़ा किया था वह कितना शक्तिशाली था। जब तक कोई स्वर्गीय पूज्य कोई कदम नहीं उठाता, एक सम्राट भगवान के लिए इसमें सेंध लगाना असंभव होगा। अन्यथा क्या उसकी सभी वर्षों की साधना बर्बाद नहीं हो जाती? यिन यांग सम्राट और फ्यूजन सम्राट की खेती के साथ, जो जबरन खुद का समर्थन करने के लिए संसाधनों पर निर्भर थे, अगर वे वास्तव में लड़ते तो वे मानव सम्राट के लिए कुछ भी करने में सक्षम नहीं होते। हालांकि यह अज्ञात था कि मून सिटी के सिटी लॉर्ड ने किस पद्धति का उपयोग किया था। ये कल्पना की जा सकती है कि उसने एक बड़ी कीमत चुकाई होगी। चरम विशेषज्ञ अद्वितीय विशेषज्ञ थे जो अपने रास्ते पर चले थे। यदि कोई उन्हें बलपूर्वक बाहर धकेलना चाहे तो उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि यह इसका अंत था। यिन यांग और इंटीग्रेशन सम्राट जिन्हें बलपूर्वक बाहर धकेल दिया गया, वे केवल दिखावे के लिए थे। इस वजह से उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हुआ। स्काई शेकिंग थंडर मोनार्क पहले ही 9वें दायरे में पहुंच चुका था और सर्वोच्च संप्रभु सम्राट से केवल आधा कदम दूर था। यिन यांग सम्राट और फ्यूजन सम्राट उसके सामने कुछ भी नहीं थे। हालांकि वह अभी भी बियान ज़ियाओयू को ले जाते हुए देख रहा था। महामहिम, आपकी रक्षा करने में असफल होना हमारी गलती थी। यही कारण है कि मून मोनार्क का अपहरण कर लिया गया था। हालांकि उस समय यिन यांग और एकीकरण सम्राट के अलावा एक दिव्य गुरु भी शामिल था। हम उनका विरोध नहीं कर सके, इसलिए मून मोनार्क को उनके द्वारा ले जाया गया। मानव संप्रभु ने अपने हाथ जोड़े और माफी मांगी। एक एम्पायरियन भाग ले रहा है। ये वास्तव में आपकी गलती नहीं है। आप सभी घायल हैं। ये जीवेन की अभिव्यक्ति गंभीर थी। अपनी सर्वदर्शी आंखों से वह स्वाभाविक रूप से देख सकता था कि चाहे वह मानव संप्रभु, स्काई शेकिंग थंडर मोनार्क या मानव कबीले सेना के अन्य उच्च स्तरीय सदस्य हों, उनमें से प्रत्येक को गंभीर चोटें आई थी। जाहिर है, वे एक खूनी लड़ाई से गुजरे थे, लेकिन मानव कबीले की सेना के सामने उनका कोई मुकाबला नहीं था और अंत में वे हार गए। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, इसलिए ये जीवेन और कुछ नहीं कह सके। ये जीवेन ने अपना हाथ लहराया और एक विशाल फीनिक्स चिल्लाया। ये सभी घायल लोगों के शरीर के ऊपर से उड़ गया। फीनिक्स से घिरे इन लोगों की चोटें कुछ ही सांसों में चमत्कारिक ढंग से ठीक हो गईं। महामहिम, हमें ठीक करने के लिए धन्यवाद। इन लोगों ने तुरंत एक के बाद एक कहा। वे स्वाभाविक रूप से समझ गए कि ये जीवेन के अलावा कोई और नहीं था जिसके पास ऐसा करने की क्षमता थी।
वर्तमान ये जीवेन के लिए यह उंगली उठाने जितना आसान था। ये सहज था। हालांकि मानव संप्रभु द्वारा वर्णित स्थिति ने उसका ध्यान पूरी तरह से आकर्षित किया था। वास्तव में यिन यांग और फ्यूजन सम्राट के बगल में एक एम्पायरियन था। यह अभी की स्थिति से भी अधिक विचित्र थी। यिन यांग और फ्यूजन सम्राट सिर्फ एक सम्राट भगवान थे। इसके अलावा वह एक अयोग्य सम्राट लॉर्ड था। भले ही वह मून सिटी लॉर्ड का बेटा था, उसके लिए एक महिला को छीनने के लिए एक एम्पायरियन को आदेश देना महज एक मजाक था। एक सम्राट भगवान की नजर में चरम स्तर से नीचे की चींटियां थी। उनका उल्लेख एक ही सांस में नहीं किया जा सकता। एम्पायरियन की नजर में ये वैसा ही था। यद्यपि एक सम्राट लॉर्ड भी एक चरम स्तर का पावर हाउस था, उसे केवल प्रारंभिक चरम स्तर का पावर हाउस ही माना जा सकता था। उसकी तुलना एम्पायरियन से कैसे की जा सकती है? सम्राट लॉर्ड द्वारा ऐसा कार्य करने का आदेश दिए जाने का उल्लेख नहीं है। ये तो बस एक अपमान था। भले ही यिन यांग और फ्यूजन सम्राट के पिता मून सिटी लॉर्ड थे, यह एक साम्राज्य के आत्मसम्मान को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं था। हालांकि ह्यूमन सॉवरेन और स्काई शेकिंग थंडर सम्राट उससे झूठ नहीं बोलेंगे। उस मामले में एक साम्राज्य ने वास्तव में कार्रवाई की थी। ये भी ये जीवेन के पिछले के अनुरूप था अनुमान। यदि यह एम्पायरियन नहीं था, तो उसके द्वारा व्यवस्थित की गई बाधा और सरणी को यिन यांग और फ्यूजन सम्राट द्वारा कैसे तोड़ा जा सकता था। लेकिन मिस्टर फू के बारे में क्या? ये जीवेन ने पूछा। यदि स्वर्गीय तावीज अमर सेना में था, तो वह किसी को बियान जियायु को इस तरह कैसे ले जाने दे सकता था? इसलिए वह पूछे बिना नहीं रह सका। मिस्टर फू कुछ दिन पहले चले गए। उन्होंने कहा कि वह किसी दिव्य वस्तु की तलाश में अराजकता में गए थे। उन्होंने हमें एम्पायरियन को वापस रिपोर्ट करने के लिए कहा। मानव संप्रभु ने जल्दी से कहा और ये जीवेन की ओर देखा। हालांकि ये जीवेन ने कोई अभिव्यक्ति नहीं दिखाई। उनके और स्वर्ग तावीज अमर के बीच का रिश्ता कुछ हद तक उनके और पूर्वी स्वर्गीय भगवान के बीच के रिश्ते के समान था। हालांकि स्वर्गीय तावीज अमर उस पर भरोसा कर रहा था, लेकिन वह उसका गुलाम नहीं था। उसके लिए उसकी हरकतों पर लगाम लगाना असंभव था। फिर क्या आप जानते हैं कि वह एम्पायरियन कौन है जिसने यिन यांग और फ्यूजन सम्राट को महिला को छीनने में मदद की थी? ये जीवेन ने पूछा। यिन यांग और फ्यूजन सम्राट ये जीवेन की नजर में बिल्कुल भी नहीं थे। वह जानना चाहता था कि कौन सा एम्पायरियन इतना साहसी था। हम इस बारे में बहुत स्पष्ट नहीं है। हालांकि दाओवादी मु हुआंग एक देशी सम्राट है। उन्हें पता होना चाहिए। जून शान उनसे पूछ सकते हैं, वज्र सम्राट ने कहा। ये जीवेन ने आखिरकार सिर हिलाया और उन्हें पहले जाने के लिए कहा। फिर उन्होंने मु हुआंग की तलाश की और यिन यांग और फ्यूजन सम्राट के साथ आए एम्पायरियन की पहचान के बारे में पूछा। क्या आप उस एम्पायरियन की पहचान जानते हैं? ये जीवेन ने पूछा। अधीनस्थ जानता है। मु हुआंग ने तुरंत सिर हिलाया। उसके हृदय में भी चिंता थी। बियान जियाओयू को उसके क्षेत्र से छीन लिया गया और वह उसकी रक्षा करने में विफल रहा। इस दौरान उन्होंने ये भी पता लगाया कि 3 साम्राज्यों में से सबसे मजबूत थंडर सम्राट था। हालांकि वास्तव में सबसे मूल्यवान व्यक्ति मून महारानी बियान जियाओयू थी, क्योंकि वह ये जीवेन की सबसे बड़ी समर्थक शिष्या थी। ये पहचान असाधारण थी। उसे इस बात का भी गहरा डर था कि ये शिवेन उसे दोषी ठहरा देगी। हालांकि उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि ये सनकी साम्राज्यवादी उस पर अपना गुस्सा उतारेंगे या नहीं। एक सम्राट को मारना परेशानी भरा था, लेकिन एक साम्राज्य के लिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। यिन यांग और फ्यूजन सम्राट के साथ आए एम्पायरियन को रेडियंट होली वेनरेबल कहा जाता है। ये पता चला है कि वह हमारे फॉर्चून गॉड राजवंश से एम्पायरियन नहीं है। वह प्राचीन युग के रेडियंट युग से एम्पायरियन है। बाद में वह मून सिटी लॉर्ड से हार गया था और दिल को वश में करने वाले अभिशाप से वश में हो गया था। वह कोई साधारण एम्पायरियन नहीं है। उसे अपने परिवार का नौकर माना जा सकता है। इन सभी वर्षों में यिन यांग और फ्यूजन सम्राट ने बुराई की है और कई लोगों को उकसाया है मजबूत दुश्मन।
मून सिटी लॉर्ड को डर था कि उसके साथ कुछ हो जाएगा, इसलिए उसने दीप्तिमान पवित्र आदरणीय से उसकी रक्षा करने के लिए कहा। दीप्तिमान पवित्र आदरणीय ने कई वर्षों तक कई कष्टदायक शत्रुओं से निपटा है। म्यू हुआंग ने कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की। वह जो कुछ भी जानता था उसने सब कुछ उगल दिया। हालांकि इससे मून सिटी लॉर्ड को ठेस पहुंचेगी, वह जानता था कि उसके सामने वाला व्यक्ति कितना शक्तिशाली था। उसने इसे अपनी आंखों से देखा था। कई दानव आदरणीय लोगों ने उसे घेर लिया था, लेकिन वे आसानी से उसके द्वारा मारे गए। इसके अलावा ये जिवेन ने उसकी जान बचाई थी। वह स्वाभाविक रूप से ये जिवेन के पक्ष में खड़ा था। इसके अलावा यिन यांग और फ्यूजन सम्राट की बहुत खराब प्रतिष्ठा थी। किसी को भी वह पसंद नहीं आया। यदि उसके पिता मून सिटी लॉर्ड उसके पीछे खड़े नहीं होते तो उसे पीट पीट कर मार डाला गया होता। इसके अलावा ये जिवेन के पीछे खड़ा पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। वह एक शक्तिशाली व्यक्ति था जो मून सिटी लॉर्ड से कमतर नहीं था। अच्छा, ये जिवेन ने 3 बार अच्छा कहा। उसके हृदय में क्रोध अत्यधिक जल उठा। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि उन्होंने यिन यांग और फ्यूजन सम्राट को सबक सिखाया है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यिन यांग और फ्यूजन सम्राट अभी भी बियान जियाओयू को छूने की हिम्मत करेंगे। वे बस मौत को दावत दे रहे थे। इससे पहले मून सिटी लॉर्ड ने दानव युग के साथ एक सौदा पूरा करने के लिए जानबूझकर अपना ठिकाना लीक कर दिया था। उसने दानव युग के स्वर्गीय आदरणीय को उसे मारने के लिए आने दिया था। ये जिवेन ने समग्र स्थिति की खातिर इसे सहन किया था। उन्होंने सीधे हमला नहीं किया, लेकिन अब ये जिवेन कम परवाह नहीं कर सकती थी। वुड सम्राट से पूछने के बाद ये जिवेन को पता चला कि यिन यांग और फ्यूजन सम्राट ने सन सिटी लौटने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा उन्हें खोज लिया जाएगा। जाहिर है वे ये भी जानते थे कि पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय का शिविर भड़काना आसान नहीं था। इसलिए वे एक उपग्रह शहर में गए। उनके रुतबे के साथ क्या उनके लिए पैर जमाना आसान नहीं होगा। वे सचमुच मौत को दावत दे रहे हैं। ये जिवेन हंसे। उनकी अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से उदास और ठंडी थी। इससे वुड सम्राट, जो उसके सामने खड़ा था, कांपने लगा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि यिन यांग और फ्यूजन सम्राट ने उसकी मूंछें खींचने की हिम्मत क्यों की। वह केवल ये जानना चाहता था कि यिन यांग और फ्यूजन सम्राट मर चुके हैं। दिशा निर्देश पूछने के बाद ये जिवेन हवा में गायब हो गया और उपग्रह शहर की ओर दौड़ पड़ा। इस बार यिन यांग और फ्यूजन सम्राट मर गए हैं। ये वास्तव में सिर पर चाकू है। जब वुड सम्राट ने ये सोचा तो वह आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। यिन यांग और फ्यूजन सम्राट मून सिटी और सन सिटी में अजेय थे। किसी ने भी उसे भड़काने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वे उसके पिता मून सिटी लॉर्ड से डरते थे। लेकिन जब वे किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो मून सिटी लॉर्ड से नहीं डरता था, तो उनके मरने का समय आ गया था। हालांकि साथ ही उन्होंने ये भी सोचा कि यदि युद्ध छिड़ गया तो ये पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय के शिविर और मून सिटी लॉर्ड के शिविर के बीच हो सकता है। परिणाम अकल्पनीय होंगे। ये जिवेन की गति बेहद तेज थी। कुछ ही समय में वह उस उपग्रह शहर में पहुंच गया जिसका उल्लेख वुड सम्राट ने किया था। उन्होंने सीधे अपनी भयानक स्वर्गीय आदरणीय आभा जारी की। अचानक पूरा शहर हिल गया। कई लोग सकते में थे। क्या ऐसा हो सकता है कि प्राचीन युग आ गया हो? यिन यांग और फ्यूजन सम्राट बाहर आओ। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन यिन यांग सम्राट और फ्यूजन सम्राट यहां से चले जाओ। पूरे शहर में एक जोरदार दहाड़ गूंज उठी, जिससे तुरंत सभी को पता चल गया कि भयानक राक्षसी आकृति उन्हें नहीं बल्कि यिन यांग और एकीकरण सम्राट को ढूंढ रही थी। चूंकि यह उपग्रह शहर यिन यांग सम्राट और फ्यूजन सम्राट को समायोजित कर सकता है, इसलिए इसे लंबे समय तक यिन यांग सम्राट और फ्यूजन सम्राट द्वारा प्रबंधित किया गया होगा। वे उसके अस्तित्व से अपरिचित नहीं थे, लेकिन उनके मन में यिन यांग सम्राट और फ्यूजन सम्राट के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी।
इसके अलावा बहुत से लोग जानते थे कि यिन यांग सम्राट और फ्यूजन सम्राट के कारण मून सिटी का उल्लंघन हुआ था। अनगिनत लोग हताहत हुए, कई सम्राट, लॉर्ड्स और यहाँ तक कि स्वर्गीय आदरणीय भी। यदि ये तथ्य न होता कि उसे मून सिटी लॉर्ड का समर्थन प्राप्त था, तो कई लोगों ने मून सिटी में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की आत्मा को शांति देने के लिए उसे मार डाला होता। इस समय शहर की गहराई में एक महल में बादलों के बिस्तर पर यिन यांग सम्राट और फ्यूजन सम्राट एक संरचना स्थापित कर रहे थे। बियान जियाओयू गठन के केंद्र में था। इस समय वह अनगिनत कानूनी जंजीरों में बंधी हुई थी। उसके कंधे के ब्लेड भी 2 विशाल और मोटी गॉड रूल जंजीरों से बंद थे। वह अपनी सारी शक्ति खो चुकी थी और केवल बादलों के बिस्तर पर कमजोर रूप से लेटी रह सकी थी। यिन यांग हार्मोनी सम्राट के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी और उन्होंने कहा, छोटी सुंदरी, इतनी जल्दी मत करो। आज मैं तुम्हें निश्चित रूप से बताऊंगा कि परम आनंद क्या है। तुम्हारी 10,000 वर्षों की शुद्ध साधना मेरे द्वारा पूरी तरह से फायदा उठाया जाए। हा, स्तर 8 बस आने ही वाला है। यिन यांग सम्राट और फ्यूजन सम्राट ने बेहद कमजोर बियान शियाओयू को देखा। हालांकि वह चिंतित था, वह अच्छी तरह से जानता था कि उसने बियान जियाओयू को पकड़ने का जोखिम क्यों उठाया था। आनंद का एक क्षण तो केवल एक कारण था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह बियान जियाओयू को एक कड़ाही में बदलना चाहता था और उसकी सारी शक्ति को अवशोषित करके खुद को फिर से भरना चाहता था। यह उनका ग्रेट दाव भी था। उन्हें स्वर्गीय पूज्य की दिव्य तकनीक विरासत में मिली थी। यदि उसके स्वभाव और संचय के साथ ऐसी स्वर्ग विरोधी तकनीक के लिए नहीं, तो वह सम्राट लॉर्ड क्षेत्र तक कैसे पहुंच सकता था। सम्राट लॉर्ड क्षेत्र के 7वें क्षेत्र की तो बात ही छोड़ दे। अपने बेटे की खातिर मून सिटी लॉर्ड ने कमजोरों को धमकाने में संकोच नहीं किया और यिन यांग दोहरी खेती तकनीक विकसित करने के लिए महिला सम्राट लॉर्ड्स को व्यक्तिगत रूप से पकड़ लिया। अतीत में उन्होंने कभी भी फॉर्चून गॉड राजवंश की महिला सम्राटों पर हमला करने की हिम्मत नहीं की थी। उनमें से अधिकांश ने प्राचीन काल की महिला सम्राटों का अपहरण कर लिया था। हालांकि इस बार यिन यांग सम्राट और फ्यूजन सम्राट ने ऐसा व्यवहार किया मानो उन्होंने गलत दवा ले ली हो। उन्होंने ये जिवेन की धमकी को नजरअंदाज कर दिया और बियान शियाओयू पर हमला कर दिया। मिस्टर घोस्ट, मैंने पहले ही गठन तैयार कर लिया है आपके निर्देशों के अनुसार। जब समय आएगा तो 8वें दायरे में प्रवेश करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? सब कुछ स्थापित करने के बाद यिन यांग सम्राट और संयोजन सम्राट ने अचानक बात की। फिर हॉल की छाया में लबादा पहने एक व्यक्ति धीरे धीरे प्रकट हुआ और यिन यांग और कॉम्बिनेशन सम्राट से कहा, बेशक यह कोई समस्या नहीं है। मैंने आपसे कब झूठ बोला है? जब तक आप दोहरा पूरा करते हैं उसके साथ साधना करने पर एक ही बार में 8वें क्षेत्र में प्रवेश करना कोई समस्या नहीं होगी। वास्तव में दोहरी साधना की लंबी अवधि के बाद आपके लिए 9वें क्षेत्र में साधना करना कठिन नहीं होगा। उस समय आप एक शिखर सम्राट होंगे। भगवान स्वर्गीय आदरणीयों के अलावा कौन आपके साथ कुछ भी कर सकता है? ये सच है, लेकिन क्या ये मानव महिला वास्तव में इतनी प्रभावी है? मेरे पिता ने अतीत में मेरे लिए 9वें क्षेत्र की महिला सम्राट लॉर्ड को पकड़ा था, लेकिन वह केवल इतनी ही थी। यिन यांग सम्राट और फ्यूजन सम्राट ने कहा, बेशक आप यह नहीं जानते, इस महिला के पास जन्मजात 9 यिन राक्षसी सार काया है। इस काया के साथ साधना अत्यंत तेज है। यदि आप उसके साथ दोहरी साधना कर सकते हैं तो आपकी साधना स्वाभाविक रूप से तेजी से आगे बढ़ेगी। लबादे वाले ने धीरे से कहा, क्या ये 9 यिन डेमोनिक एसेंस फिजिक वास्तव में इतना शक्तिशाली है? यिन यांग सम्राट और फ्यूजन सम्राट ने अविश्वास से पूछा। हाँ, ये 9 यिन राक्षसी सार काया है। राक्षसी युग के लंबे इतिहास में इस काया वाले केवल 3 लोग थे। अंत में इन लोगों की उपलब्धियां अकल्पनीय थी। एक को छोड़कर जो युवा मर गया, अन्य 2 राक्षस बन गए आदरणीय। हालांकि ये काया राक्षसी युग के सबसे समृद्ध युग के दौरान भी सामान्य नहीं थी। अब ये वास्तव में आपके मार्शल युग की मानव जाति में दिखाई दी। ये वास्तव में अजीब है।
लबादे वाले आदमी ने आश्चर्य से कहा। उनके शब्दों से वास्तव में पता चला कि वह मार्शल युग से नहीं थे। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन चूंकि आपने इसे देखा है, मैं आपको सलाह देता हूँ कि इसे जाने न दें। हा, मुझे लगता है कि स्वर्ग मेरी मदद कर रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नाइन यिन राक्षसी सार काया कितनी शक्तिशाली थी, अब यह मेरे लिए महान दाव हासिल करने की दिशा में एक कदम बन जाएगी। हा, यिन यांग सम्राट और फ्यूजन सम्राट बेतहाशा हंसे। उनकी राय में ये केवल स्वर्ग की ओर से एक उपहार था। यदि मिस्टर घोस्ट की पुष्टि नहीं होती, तो उन्होंने बियान जियाओयू को प्राप्त करने के लिए मार्शल वेनेरेबल्स ये जिविन को अपमानित करने का जोखिम नहीं उठाया होता। साथ ही उसे विश्वास नहीं था कि ये जिविन वास्तव में उसके साथ कुछ भी कर सकता है। उन्होंने इसी तरह के कई दृश्य देखे थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे स्वर्गीय आदरणीय कितने क्रोधित थे, फिर भी उनके मन में उसके पिता के प्रति संदेह रहेगा। स्वर्गीय आदरणीयों की दृष्टि में मात्र सम्राट भगवान इसके लायक नहीं थे। सबसे खराब स्थिति में वह अपने पिता से उसे मुआवजा देने के लिए कहेगा। जब तक उसकी खेती 8वें दायरे तक पहुंच सकती है, सब कुछ इसके लायक होगा। हालांकि वह अहंकारी था, फिर भी एक बात थी जो वह अच्छी तरह से जानता था, और वह ये कि उसकी साधना योग्यता वास्तव में औसत थी। यदि उसके पिता ने जबरदस्ती उसकी काया नहीं बदली होती और उसके लिए सभी प्रकार के संसाधन नहीं जुटाए होते, तो वह इस स्तर तक कैसे विकसित हो पाता। फिर भी उसकी खेती अक्सर रुक जाती थी। आखिरकार साधना के इस स्तर पर सामान्य चीजें उसकी साधना में अधिक सहायक नहीं होंगी। इसलिए वह बियान जियाओयू को पकड़ने के लिए जोखिम उठाने को तैयार था। वह पागलों की तरह हंसा, और लबादा पहने आदमी छाया में छिपा हुआ था, इसलिए उसकी शक्ल को स्पष्ट रूप से देखना असंभव था। इतनी जल्दी खुश मत हो। जब मेरा स्वामी लौटेगा तो वह मुझसे बदला लेगा। बियान जियाओयू बहुत कमजोर था और रुक रुक कर कहता था। उसकी सुंदर आंखें अभी भी दृढ़ थीं। भले ही उसे इस तरह का झटका मिले, लेकिन वह हार नहीं मानेगी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात भी थी जो उसने ये जिवेन से सीखी थी। हालांकि मुझे नहीं पता कि आपके स्वामी और पूर्वी स्वर्गीय भगवान क्या कर रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से जल्द ही समाप्त नहीं होगा। जब वह लौटेंगे तो हम पहले ही अपना अच्छा काम पूरा कर चुके होंगे। उस समय मैं उसका आधा दामाद। क्या वह अब भी मुझ पर कोई कदम उठाने को तैयार होगा? यिन यांग हार्मनी सम्राट ने बहुत शांति से कहा। वह तुम्हें मार डालेगा, बियान जियाओयू ने दांत पीसकर कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी सारी ताकत लगा दी हो। उसके कंधे के ब्लेड बंद कर दिए गए थे, और उसकी सारी आध्यात्मिक शक्ति भी सील कर दी गई थी। वह बिल्कुल भी मुक्त नहीं हो पाए। मुझे मार डालो। कैसा है ये संभव है? यिन यांग हार्मनी सम्राट ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप और मैं एक सच्चे जोड़ीदार हैं। आप स्वर्गीय भगवान के शिष्य हैं और मैं स्वर्गीय भगवान का पुत्र हूँ। हम स्वर्ग में बनी जोड़ी हैं। वह तुम्हें अवश्य मार डालेगा, बियान जियाओयू ने ठंडे स्वर में कहा। इतनी जिद मत करो छोटी सुंदरी, समय आने पर तुम्हें अच्छा लगेगा, यिन यांग हार्मनी सम्राट ने उदासीनता से कहा। उनकी राय में बियान जियाओयू सिर्फ जिद्दी था। यिन यांग हार्मनी सम्राट बाहर आओ। अचानक इसी समय एक जोरदार चीख महल में सीलों की परतों को भेदते हुए मुख्य हॉल में फूट पड़ी। इस आवाज को सुनकर सभी ने अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया दी। बियान जियाओयू के पीले छोटे चेहरे पर आश्चर्य और खुशी की अभिव्यक्ति प्रकट हुई। वह अपनी किस्मत को स्वीकार करने के लिए भी तैयार थी। ऐसा नहीं था कि वह विरोध नहीं करना चाहती थी, लेकिन दुश्मन बहुत ताकतवर था। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसके खिलाफ वह लड़ सकती थी। अचानक अपने मालिक ये जिवेन की आवाज सुनना प्रकृति की आवाज की तरह था, जैसे डूबते हुए व्यक्ति को तिनके का सहारा मिल गया हो। दूसरी ओर यिन यांग और एकीकरण सम्राट घबराने लगे, क्योंकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये जिवेन इस समय प्रकट होंगे। उनकी पिछली शांति महज एक दिखावा थी। उसके स्वभाव की तुलना एक सामान्य चरम स्तर के पावभाव से कैसे की जा सकती है?
इस स्थिति में भी बियान शियाओयू ने अपनी उदासीनता नहीं बदली। दूसरी ओर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर वह पहले से ही घबरा गया था और उसकी हालत बिगड़ गई थी। ये दृश्य देखकर वह लबादाधारी चुपचाप अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। वह ये कहने से खुद को नहीं रोक सका, कैसा बेकार आदमी है, हमें क्या करना चाहिए, वू जून इस समय क्यों लौटेगा। यिन यांग हार्मनी सम्राट तुरंत घबरा गए। वह मदद नहीं कर सका लेकिन आगे पीछे गति करने लगा। उसे केवल यह महसूस हुआ कि आकाश टूट रहा है। पहले उसे ये जिवेन ने सबक सिखाया था, अब भी वह उस भयानक एहसास को नहीं भूला था। घबराओ मत, भले ही वू जून वापस आ जाए तो क्या, आप मून सिटी लौट के बेटे हैं। क्या आपको लगता है कि वह आपके साथ कुछ भी करने की हिम्मत करेगा? पिछली बार उसने आपके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की थी। ये समय अपवाद नहीं होगा। लबादे वाले आदमी ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसे सांत्वना दी। इसके अलावा क्या शहर में रेडियंट संत नहीं है? हालांकि वह वू जून शक्तिशाली है, मुझे डर है कि वह रेडियंट संत का मुकाबला नहीं कर सकता है। चाहे कुछ भी हो, आप अजेय स्थिति में हैं। भले ही आप कारण बने स्वर्गीय गुरुओं के संयुक्त सम्मेलन में हंगामा, डरने की कोई बात नहीं है। वह सिर्फ मानव जाति की एक महिला साम्राज्य है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। बस अपने पिता को दहेज के रूप में अधिक मुआवजा दे। ये सही है, ये सही है। लबादे वाले आदमी का विश्लेषण सुनने के बाद यिन यांग हार्मनी सम्राट और यिन यांग हार्मनी सम्राट को तुरंत बहुत अधिक सहजता महसूस हुई। जैसा कि अपेक्षित था, मिस्टर घोस्ट अनुभवी और जानकार है। तो क्या हुआ अगर वह वू जून शक्तिशाली है? वह मेरा कुछ नहीं कर सकता। उसे केवल एक चीज पर विचार करने की जरूरत है, वह है उसके पीछे पूर्वी स्वर्गीय मास्टर। इसके अलावा और कुछ नहीं है के बारे में चिंता। थोड़ी देर तक अपने आप में बड़बड़ाने के बाद यिन यांग हार्मनी सम्राट और यिन यांग हार्मनी सम्राट के भाव अचानक बहुत अधिक शांत हो गए। अचानक बियान शियाओयू ने कुछ ताकत जमा कर ली और कमजोर होकर कहा, वो तुम्हें मार डालेगा। चुप रहो। बियान जियाओयू के शब्दों ने तुरंत यिन यांग हार्मनी सम्राट और यिन यांग हार्मनी सम्राट को फिर से घबरा दिया। जैसे ही उन्होंने बियान जियाओयू को देखा, उनके भाव तुरंत उग्र हो गए। चुप रहो। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें पहले मार डालूंगा? मानो अपने हृदय की घबराहट को छिपाने के लिए उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत उग्र और विकृत हो गई। हालांकि उसे विश्वास था कि ये जिवेन उसके साथ कुछ नहीं करेगा। बियान जियाओयू के शब्द उसके दिल में अंकुरित बीज की तरह थे। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।